नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 3 से जो टॉपिक है हमारा वो मैथमेटिकल पेडागोजी का दूसरा टॉपिक है और टॉपिक का नंबर जो है वो टॉपिक का नंबर 3.2.1 है। और आज टॉपिक का टाइटल है स्कूली गणित का दर्शन, यानी फिलॉसफी ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? क्योंकि कोई टीचर जब स्कूल लेवल पर गणित पढ़ाने जाए तो किन बातों का ध्यान रखे, किस दर्शन को फॉलो करे। क्योंकि कोई भी कंट्री किसी भी समय तभी वो एक सिस्टमेटिक, कोई भी व्यवस्था भी हम कह लें तभी सिस्टमेटिक चल सकती है जब वो किसी न किसी फिलॉसफी या थिंकर के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग फिलॉसफी होती हैं और वो क्या करती, पूरी व्यवस्था को मेंटेन करती हैं। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि स्कूली गणित का जो दर्शन है वो कैसा होना चाहिए। एक टीचर किस फिलॉसफी यानी किस दर्शन को फॉलो करे, ताकि जो इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए। एक बच्चे के अंदर जो मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट पैदा हो, एक बच्चा जो है जिसको हक है अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ने का, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो स्कूली मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा जीवन से जुड़ा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। वह स्कूली मैथमेटिक्स बहुत मैकेनिकल, यांत्रिक और दोहरावग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ फिलोसफिकल पॉइंट हैं जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 49 यानी 49 नंबर पेज पर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम हम फिर से बता दे रहे हैं, स्कूली गणित का दर्शन। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई सारे सवाल आपको मिलेंगे जब आप सेंट्रल टीटी प्राइमरी या जूनियर स्तर का देने जाएंगे। गणित में प्राइमरी लेवल पर 15 क्वेश्चन, टोटल 30 सवाल आते हैं, उसमें से 15 सवाल, और जूनियर स्तर पर 30 सवाल आते हैं, उसमें से 10 सवाल मैथमेटिकल पेडागोजी के होते हैं। तो पहली लाइन, हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं स्कूली गणित के दर्शन का। पहला पॉइंट लिखा है, बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं। अब एक टीचर क्लास के अंदर कुछ ऐसी फिलॉसफी मेंटेन करे, एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे बच्चे भयभीत ना हो। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था कि बच्चे वहां सीखते हैं जहां भय का कोई वातावरण या माहौल ना हो। तो पहला नंबर ये होना चाहिए स्कूली गणित के दर्शन में कि बच्चे डरे ना। ज्यादातर क्या है, बच्चे स्कूली गणित या स्कूल कोई भी गणित हो उससे डरते बहुत है कि बहुत टफ है, बहुत उलझाऊ है, हमें समझ नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए कि बच्चे डरे ना। दूसरा पॉइंट है, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं के आगे भी बहुत कुछ है। देखिए, महत्वपूर्ण गणित सीखने का मतलब यहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण गणित सीखने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा गणित जो उनके जीवन के गणित को अच्छा कर दे। यानी जो दिनचर्या में उनकी गणित प्रयोग होता है, वो जब खाना खाते हैं, जब वो किसी को अंदाजे में बताते हैं कि तुम्हें कितना खाना किसी व्यक्ति के लिए ले जाना है, या घर के सदस्यों के लिए खाने की व्यवस्था करनी हो, या घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हो, या फिर और किसी प्रकार की कोई नाप तौल की गतिविधि हो, या वो उनको कोई दूरी तय करनी हो, या खेल कूद के मैदान में वो खेलने की प्रक्रिया में हो, तो इन सारी ऐसा गणित वो सीखें जो उनके जीवन में काम आए। इसके लिए कह रहे हैं कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे। गणित में सूत्रों, खाली सूत्र याद कर लेने से कुछ नहीं होता है। A² B² रट गया, लेकिन उस A² B² रटने से हमारा कुछ होने वाला है? हम सारे टेबल्स लर्न कर ले, लेकिन लर्न करने के बाद अगर उसका एप्लीकेशन नहीं जानते, या फिर हम कहें कि बहुत सारी हम यांत्रिक क्रियाएं जानते हैं, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सॉल्व करना, लेकिन उन इक्वेशन का अपनी लाइफ में जब घटना पड़ना या जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना पड़े, तब हम उसको यूज कर पाए। मेंसुरेशन के कितने सारे सूत्र हमें लर्न होते हैं, लेकिन पीपल के पत्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, घर की गोल मेज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या हम निकाल पाएंगे? क्या हम नियर अबाउट उसका क्षेत्रफल बता पाएंगे? क्या हम अपने खाने की थाली या मिड डे मील के खाने का रोज का कितना अनुपात
कौन कौन सी चीज कैसे मिलाई जाती है इसका कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि केवल सूत्रों पर आधारित यांत्रिक गतिविधियां न सिखाई जाएं, व्यवहारिक बातचीत वहां पर की जाए। अगला पॉइंट तीसरा है, बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिसमें संप्रेषण हो सकता है, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो वहां कुछ आपके सीनियर या आपसे ज्यादा समझदार बच्चे या आपके साथ के बच्चे आपके पास आते होंगे और कहते होंगे कि तुम मन में कोई एक संख्या ले लो। आप कहते होंगे हाँ हमने ले लिया। फिर आप कहते होंगे, वो सामने वाला लड़का कहता होगा कि चलिए इसमें से आधा घटा दीजिए, फिर इतने से गुणा कर दीजिए, फिर इतने से इसको माइनस कर दीजिए, फिर जितना बचा उसमें का आधा हमें दे दीजिए। और फिर वो कोई एक नंबर बताता था और कहता था देखो तुमने अपने मन में यही नंबर लिया था। तो ये इस प्रकार का गणित जिस पर सामूहिक गतिविधियां हो, चर्चा हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिसमें सब बच्चे क्या है भाग ले सके, बातचीत कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। अगला है बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। निरर्थक समस्याएं, गणित में ज्यादातर एज्यूम करके बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं, जिससे वहां दिक्कत क्या आती है कि बच्चे बहुत हाइपोथेटिकल मैथमेटिक्स सीखते हैं। व्यवहारिक समस्याओं की उनकी समझ नहीं कि 5 आदमी अगर तुम्हारे घर में 3 किलो खाना खा लेते हैं तो वही 10 आदमी कितना खाना खाएंगे, या मतलब रोजमर्रा की कि तुम घर में इतने सारे लोग हो तो एक व्यक्ति 2 चप्पल पहनता है तो बताइए कितने जोड़ी चप्पल, जिसमें छोटे बच्चे क्या है अपने लेवल पर कुछ एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्टिंग है, बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीजों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाए। अब यहां कह रहा है कि अमूर्त चीजों का, अब जैसे किलो, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, लीटर, किलोमीटर, ये सब बहुत सारी चीजों का प्रत्यक्षीकरण तो बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी क्या है इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, अमूर्त होती। लेकिन इन अमूर्त गतिविधियों का वो क्या अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण, भविष्यवाणी करने, या फिर कह लो कि उनकी सत्यता की जांच। अब जैसे कोई बच्चा आया आपके साथ पास आया और कहा कि आज हमने 100 रसगुल्ले अकेले खा लिए, तो दूसरा बच्चा अगर गणित का जानकार होगा तो क्या कहेगा, अच्छा बताइए एक रसगुल्ला लगभग कितने का था। तो उसने क्या किया, कैलकुलेट किया कि एक रसगुल्ला 20 ग्राम का था, तो उसने 100 से उसको जोड़ घटाना गुणा भाग करके उसका अमाउंट निकाला। और फिर कहा पेट तुम्हारा वजन कितना, नॉर्मल खाना तुम कितना खा लेते हो। पता लगा रसगुल्ले का वजन मिला करके 50 किलो होता है और तुम्हारे पेट का जो आयतन है जिसमें भरा जाएगा वॉल्यूम वो 2 ही किलो का है। तो कैसे ये सत्यता की जांच हो गई कि कोई आदमी कह दिया कि हम 20 मिनट में क्या है 300 किलोमीटर चलकर बाइक चलाकर चले गए, तो पूछ लिया तुम्हारी गाड़ी में कितनी स्पीड में तुम चल रहे थे, बता दिया कि हम 120 की स्पीड चल रहे थे। अब उसने तुरंत कैलकुलेशन कर लिया, दूरी बराबर 4 बटे समय कर दिया, अब क्या है निकाल लिया, कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में चलने के लिए चाहिए 150 किलोमीटर स्पीड, लेकिन तुम्हारे में मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर है, तो तुम कहां जा पाओगे। तो इन प्रकार की गतिविधियों को गणित में लागू किया जाए। आगे है बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझे। ये बहुत बड़ी समस्या भारत में आज भी बनी हुई है। जैसे अभी किसी बच्चे से पूछा जाए कि पाई का वैल्यू कितना होता, तो रैंडमली बता देता 22/7 होता है, यानी 22/7। लेकिन ये क्यों है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम मूल संरचनाओं को नहीं समझते, रट्टा मारते हैं, साइन 10, cos 10, tan थीटा, इन सब के मान रटते हैं। अगर हमको कोई ये बता दे इसकी मूल अवधारणा क्या है, कांस्टेंट k ही क्यों रखा गया, कांस्टेंट a क्यों नहीं रखा गया, तो अगर हम किसी मैथमेटिकल एक्टिविटी के द्वारा हम मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से चीजें निकली हैं अगर वो हमें बता दी जाए तो हमें आश्रित नहीं होना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं इसलिए मेन चीजों, अब हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि रेखा क्या है, लाइन क्या है, त्रिभुज क्या है, 2 पैरेलल लाइन को या 2 पैरेलल रेखाओं को अनंत में तक ले जाया जाए तो वो जुड़ती नहीं है, अमूर्त कोश की सत्यता को जानना हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बातें हैं कि इस प्रकार की बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाए ताकि वो
अपने संसाधनों को इतना सुदृढ़ कर लें, इतना अच्छा कर लें कि जीवन में भी कुछ कर पाए। आगे लिखा है, स्कूली गणित के सभी मूल तत्व अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण के लिए पद्धति मुहैया कराएं। कि आप कुछ भी ऐसा करो, जितनी भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो जनरलाइजेशन की तरफ, सरलीकरण की तरफ बच्चे को ले जाए। अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ विश्वास के आधार पर काम करे। यहां से सवाल आया है, एक बार सवाल सेंट्रल टीटी में साइकोलॉजी में, पेडागोगी में पूछा गया है कि जब टीचर बच्चों की क्षमताओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो बच्चे, एक ऑप्शन होता है, तब बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से गतिविधि करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ज्यादातर टीचर क्या करते हैं कि बच्चों की क्षमताओं पर भरोसा ही नहीं करते। कोई बच्चा कितना भी अच्छा कुछ कर जाए, लेकिन कहते हैं तुम अभी कुछ नहीं तुम्हें आता है, अभी तो तुम्हें एक पेज भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं विकसित हुई है। तो हमें क्या करना है, बच्चों के पोटेंशियल पर बिलीव करना है टीचर्स को। नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, हम सपोर्ट करेंगे। फेल होना, पास होना, याद ना आना, भूल जाना, ये तो सब जीवन के हिस्से हैं। एरर्स क्या है, पार्ट ऑफ लर्निंग। तो यहां टीचर को बच्चों के ऊपर बिलीव करना होगा कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ज्यादातर टीचर जो शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं गणित लो। जरा सा भी देर में सीखने वाले बच्चे, धीरे सीखने वाले बच्चों से कहते हैं तुम गणित पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये बड़ा नुकसान करता है। आगे लिखा है कि समस्या के समाधान के लिए सामान्य युक्तियां स्कूल की विभिन्न अवस्थाओं में सिखाई जा सकती। अमूर्तता यानी अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर चीजें एनालिसिस करना, परिमाणन, सादृश्यता, एनालॉगी, जैसे अगर कोई चीज एक ऐसी है तो ऐसी ही दूसरी कोई चीज होगी तो उसकी स्थिति क्या होगी, इसको सादृश्यता कहते। स्थिति विश्लेषण, जैसे सपोज दैट कि 5 क्विंटल या 10 क्विंटल लोड का कोई बैलगाड़ी लोड झेल लेती है, तो इस पर और कितना लोड दिया जा सकता है कि ये बैलगाड़ी ले जा सकती। स्थिति, सिचुएशन एनालिसिस, जैसे कोई 80 की स्पीड में जा रहा है और भीड़ वाली रोड है और वो उसका वजन भी बहुत छोटा है, अनुभव भी ज्यादा नहीं है, 80 की स्पीड है, रोड अच्छी नहीं है, भीड़ वाली रोड है। तो स्थिति विश्लेषण क्या है, आप कह सकते हो मैथमेटिक्स के द्वारा कि ये व्यक्ति अभी कुछ देर में घायल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड है, गाड़ी भी हल्की है, वजन भी व्यक्ति का नहीं है। जहां जहां स्पीड हाई होगी, रोड खराब है, स्थिति जैसी है, अब क्या होगा, जंप होगा, गिर जाएगा तो घायल हो जाएगा। सिचुएशन एनालिसिस। इसके आगे बढ़ते हैं, समस्या को सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना। आपको पता होगा आर्यभट्ट नाम के एक बहुत फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या किया था, धरती पर खड़े होकर सन को देखा और नियर अबाउट उनके लगभग दूरी बता दी। बाद में जब मेजरमेंट किया तो उतनी ही दूरी निकली। क्या हमारे मैथमेटिक्स के बच्चे जिनको एक्सपर्टीज होती है मैथ में, क्या वो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कारण क्या है? क्योंकि उनको किताबी मैथ पढ़ाया गया है, अप्लाइड मैथ नहीं पढ़ाया गया। जबकि गांव के बुजुर्ग, गांव के किसान, ये सब आएगा एनसीएफ में। आपने देखा होगा घर की मम्मी या दादी जब घर में खाना बनाती तो उनके पास कोई पैरामीटर नहीं होता, ना स्पून होता है, ना तो कोई मसाला नापने वाला यंत्र होता है। वो चुटकियों से उठा उठाकर सारा मसाला डालती हैं, ना तो कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है। इसको कहते हैं असली नॉलेज या ज्ञान। ये नॉलेज थोड़ी कि होम साइंस में पीएचडी कर चुके हैं और घर में 3 मेहमान आ गए तो पूछा भाई साहब आप कितनी रोटी खाएंगे। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये सब क्या है, पढ़ाई का एक खराब भाग या कैरिकुलम का एक खराब भाग को दर्शाता है। गणित पढ़ाने से हमें क्या होता है, हमारे संसाधन सुदृढ़ होते हैं, जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें हम सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अमूर्त के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, जिसमें हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, ये सारी बातें। तो आगे लिखा है कि पुष्टि करना यह समस्या समाधान के अनेक संदर्भों के लिए उपयोगी है। जब बच्चे ये विभिन्न युक्तियां सीख लेते हैं तो उनके संसाधन समृद्ध हो जाते। जब ये ढेर सारी युक्तियां बच्चे सीख लेते तो उनके यही संसाधन, रिसोर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और यह भी सीखते कि कौन सी युक्ति श्रेष्ठ है। बच्चे को गणित में अन्वेषणात्मक, यानी अन्वेषण का मतलब रिसर्च या खोज, नियमों से परिचय की भी आवश्यकता होती, मतलब डिस्कवरी के लिए बताया जाए कि कुछ नया खोजें, वो उतनी ही किताब रट करना बैठ जाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कि केवल इस विश्वास के साथ कि गणित एक सटीक विज्ञान, यहां से सवाल आया है, गणित एक सटीक विज्ञान नहीं है।
देखिए गणित एक सटीक विज्ञान इसलिए नहीं है, ये दो क्लास होगा, यहां पर थोड़ा दिक्कत आएगी, अगला हम पॉइंट अभी पढ़ाएंगे। गणितीय संप्रेषण जो सटीक होता है, और यहां पर लिखा है गणित एक सटीक विज्ञान नहीं है। देखिए गणित क्या है, एग्जैक्ट नहीं बताता। अब आपने देखा होगा जब चंद्रयान 2 स्पेस में जा रहा था तो बढ़िया कैलकुलेशन थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ी कहीं मिस्टेक हुई जिससे उसने क्या है अपना ये रास्ता बदल दिया। एक बॉलर जो होता है वो बॉलिंग करता है, उसकी कैलकुलेशन होती है कि कहां हमें बॉल डालनी है और कैसे स्विंग करेगी और कैसे मिड विकेट को उड़ाएगी, लेकिन जरा सी अगर उसकी लाइन लेंथ डिस्टर्ब होती है, कैलकुलेशन डिस्टर्ब होती है, और वो क्या होता है सिक्सर उसके ऊपर लग जाता है। तो कहते हैं गणित एक सटीक विज्ञान नहीं, एग्जैक्ट बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इतना भी झूठ नहीं है कि वो भविष्यवाणी ना करे, घट बढ़ सकती है। तो यहां पर यह ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है कि गणित में आकलन के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो गणित में आकलन के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि बहुत सटीकता की बात की जाए कि 6.999.22.11 इतनी सटीकता की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा होगा भारत में जब विज्ञान का प्रैक्टिकल बच्चे करने जाते हैं तो साइंस के जब प्रैक्टिकल के रिजल्ट निकाल के ले जाते हैं तो एग्जामिनर देखकर कंफ्यूज हो जाता होगा कि इतना सटीक आंसर तो नासा के वैज्ञानिक भी नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि वो लिखते हैं 69.665522, मतलब 10-12 अंकों तक उसका सार्थकता निकाल देते हैं। मतलब यहां हमें प्रोसेसिंग और कॉन्सेप्ट बताए जाने चाहिए, इससे तुरंत पता चल जाता कि आप रट्टा मार के आए हो, क्योंकि जंग लगे इक्विपमेंट से इतना सटीक आंसर कैसे आएगा। तो यहां महत्वपूर्ण है कि गणित एक बहुत सटीक नहीं, यहां स्कूली गणित इसलिए आपको सिखाया जाता ताकि आपके अंदर प्रोसेसिंग और कॉन्सेप्ट डेवलप हो, प्रक्रियाएं और संप्रत्ययों का विकास हो। आगे लिखा परिणाम और हलों का अनुमान भी यह आवश्यक कौशल है जब एक किसान किसी फसल का अनुमान लगाता। देखिए किसान जिसको, अब तो किसान बहुत पढ़े लिखे होते, इंटेलेक्चुअल होते, पहले किसान इतना लिटरेट नहीं होते थे, लेकिन वो अपनी फसल का जब अनुमान लगाते थे। आज भी गांव में देखिए जब गेहूं की कटाई चल रही है तो वहां कोई नापने वाला यंत्र नहीं जाता कि कितना हम बांटेंगे, कितना लेबर को देंगे, कितना मालिक लेगा, कितना किराएदार लेगा। वहां क्या करते, एक बेसिक पैरामीटर बना लेते, 5 बाल्टी हम गेहूं लेंगे, उसके बाद 1 बाल्टी लेबर लेगा, 1 बाल्टी पार्टनर। कैसे वो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी फसल कैसे बांटी जाएगी, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो कर यहां लिखा है किसान तो अनुमान लगाने के कौशल जैसे सन्निकटता का मतलब है आसपास, इष्टीकरण का बिल्कुल लगभग पास के कौशलों का उपयोग होता है। स्कूली गणित की इस तरह की उपयोगी बातें सीखने और उनके परिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे लिखा है प्रत्यक्षीकरण और निरूपण जैसे कौशल हैं जिनको विकसित करने में गणित सहायक हो सकता है। परिणाम, आकार और रूपों का प्रयोग करके स्थिति का निरूपण करने में गणित का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग होता है। गणितीय अवधारणाओं को कई तरीके से निरूपित किया, कोई गणित एक ही मेथड नहीं है कि एक ही तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, और ये निरूपण विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रयोजनों का काम करते हैं। यह सब गणित की सामर्थ्य यानी ताकत को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए एक भिन्न को बीजगणितीय तौर पर निरूपित, इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं और बटे में भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है गणित व अन्य विषयों के अध्ययन के बीच संबंध बनाने की आवश्यकता है। गणित को रिलेट करना चाहिए अदर सब्जेक्ट से। जैसे यहां पर जो बातें लिखी गई हैं वो ये हैं कि जैसे हम गणित में क्या कर सकते हैं, फिजिक्स अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में बारिश कैसी हुई, उसको डीआई के बिहाफ पर इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। हम इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, हम जियोग्राफी में देख सकते हैं, भूगोल में कि पिछले 10 सालों का तापमान क्या है और अधिकतम तापमान कब था, न्यूनतम तापमान कब, इसको गणितीय व्यवस्थाओं में लिया जा सकता है। आगे लिखा है कि लेकिन निगमन आधारित प्रमाण के साथ बच्चों को यह भी जानना चाहिए कि चित्र व निर्मित प्रसारण कब तक प्रदान कर सकते हैं। प्रमाण देना एक ऐसी प्रक्रिया, यहाँ ये सब कुछ बताया हुआ है कि गणित एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग बच्चों को जरूर सिखाई जाए। अगला पॉइंट लिखा है कि गणितीय संप्रेषण यानी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जो सटीक होता है। अब आप देखिए कितने सालों पहले लोग भविष्यवाणियां करते, इवन उनको आपने देखा होगा विश्वेश्वरैया राय को, जो इंडिया में टेक्नोलॉजी के लिए भागीरथी माने जाते हैं। इन्होंने एक ट्रेन में बैठकर जा रहे थे तो ट्रेन की पटरी 3 किलोमीटर आगे टूटी हुई थी, तो उन्होंने चेन खींच दी। तो वहां पर आए कुछ अंग्रेज और कहने लगे तुमने चेन क्यों खींच दी,
तो कहा कि पटरी और ट्रेन के पहिए की रगड़ से ये पता चल रहा है कि पटरी कहीं टूटी हुई है, और बाद में उनको देखा गया कि सच में पटरी टूटी। तो गणित इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि ये इनका कम्युनिकेशन बहुत सटीक होता है, इनकी सटीकता पर जोर वैज्ञानिक, इसका गणित एक सटीक विज्ञान तो नहीं कि जो कह दे वही होगा, लेकिन गणित का जो कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है, वो बहुत ट्रुथ है, एकदम सटीक होता है। उसमें सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग एवं सख्त निरूपण होता है, क्योंकि इसमें क्लियर कट जो तुम्हें कहना है, सीधा सीधा कहना है कि 5 किलो है तो 5 किलो है, उसमें आप नहीं घटा बढ़ा सकते हो। तो यहां सटीकता की बात की जाती, सख्त नहीं। ये गणित के महत्वपूर्ण लक्षण है। गणित में परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग सुनिश्चित, सचेत और विशिष्ट शैली में होता है। गणितज्ञ इस पर विचार करते हैं कि कौन सी अंकन पद्धति, यहां पर कह रहे हैं कि गणित का जो मार्किंग किया जाए इसका ध्यान दिया जाए कि मार्किंग स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, नहीं कि उत्तर सही है तो पूरे नंबर, उत्तर गलत है तो पूरे नंबर। प्रोसेस बेस्ड मार्किंग की बात की जानी चाहिए। आगे लिखा है इन प्रथाओं की महत्ता को समझना व उनका उपयोग करना भी सिखाना है। यहां पर उदाहरण दिए गए हैं, आप एनसीएफ में पेज नंबर 50 पर पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपको पता चलेंगी। हम लोग पेज नंबर 51 पर आते हैं, देखते हैं। ऐसे कई कौशल और संक्रियाओं की चर्चा करते हुए हमने अभिगमों और क्रियाविधियों की बहुलता की बात की है। ये सभी स्कूली गणित को सिर्फ पढ़ाए गए कलन विधि यानी कैलकुलेशन बेस्ड के इस्तेमाल की तानाशाही से मुक्त करने के लिए जरूरी है। ज्यादातर आजकल मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा मशीनी है। इसको कम करना है। हमें क्या करना है, पहेलियों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा हम क्लास में जाकर जा सकते हैं, क्लास में गतिविधि करा सकते हैं। हजारों गतिविधियां हैं जिनको हम करा करके बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। तो ये था गणित का दर्शन। इसके आगे जो टॉपिक है पाठचर्या, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को आप देखोगे, देखने के बाद एनसीएफ पढ़ोगे और पुराने साल के पेपर करोगे। जो क्वेश्चन आपके हो जाएं तो अच्छी बात है, जो नहीं हो हमें कमेंट में लिखकर बताओ। आपके जो अनुभव हुआ करें वो कमेंट में जरूर लिखा करो। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, क्योंकि देख तो बहुत सारे लोग वीडियो, लेकिन इतना अगर आप कष्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो इससे आपको बड़ा फायदा होगा और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और नए वीडियो बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।